प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पाठ लहासा की ओर पढ़ेंगे और समझेंगे और समझाएंगे। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने लेखक का परिचय और पाठ की जानकारी दी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं पाठ लहासा की ओर। वह नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरीकलिड पोर्ट का रास्ता जब तक नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की चीजें भी इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, व्यापारिक का अर्थ है व्यापार से संबंधित, यह व्यापारिक ही नहीं सैनिक रास्ता भी था। इसीलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। चौकियां का अर्थ है सुरक्षा के लिए बनाए गए ठिकाने। जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन का अर्थ है सेना। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। बसेरा का अर्थ है रहने की जगह, आबाद का अर्थ है जहां लोग रहते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। परित्यक्त का अर्थ है छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। वहाँ जाति पाति छुआछूत का सवाल ही नहीं है और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भीखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। निम्न श्रेणी का मतलब घटिया किस्म के। नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों। अपरिचित का अर्थ है आपको कोई जानता ही नहीं है, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं। वह आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय चौड़ी में कूटकर उसे दूध वाली चाय के रंग का बना के मिट्टी के टोडीदार बर्तन में रख कर आपको देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चौड़ी में चाय मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। परित्यक्त चीनी किले में जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी का मतलब है यात्रा कर, जिसे टैक्स कहते हैं, रास्ते का कर। हमने वह दोनों चीटें उसे दे दी। शायद उसी दिन हम ठोडला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति की जान पहचान के आदमी थे और भीख मंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे और भीख मंगे नहीं, एक भद्र वेश यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। भद्र का अर्थ है सभ्य, भले लगने वाले यात्री। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के सबसे गरीब झोंपड़े में ठहरे थे। बहुत लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति का अर्थ है मानसिक स्थिति, सोच। खासकर शाम के वक्त छंग नामक पदार्थ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। दुरुस्त का अर्थ है ठीक। अब हमें सबसे पहले विकट डांडा ठोडला को पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह हैं। 16-17 फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। तो यहाँ पर विकट का अर्थ है कठिन, डांडा का अर्थ है ऊंची जमीन, पर्वतीय श्रेणियाँ। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में के गांव में आकर खून हो जाए, खून हो जाए का अर्थ है हत्या हो जाए, तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। निर्जन का अर्थ है जहाँ कोई आता जाता नहीं है, बहुत कम लोग जाते हैं। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ कोई गवाह भी नहीं मिलता।
डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल और बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल ठोडला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भीख मंगे थे, और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची 1 पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। और अगला पड़ाव का अर्थ है रहने की जगह। अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ लंकोर के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले की जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण की तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। श्वेत शिखर का मतलब वहाँ बर्फ पड़ी थी और चोटियाँ सफ़ेद दिखाई दे रही थी। भिट्टे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। कहने का मतलब वहाँ पर कोई हरियाली नहीं थी, ना वहाँ सफ़ेद बर्फ की सफ़ेदी थी, ना किसी की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च का मतलब सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई की ओर चलना था। चढ़ाई तो बहुत कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वह बहुत पिछड़ गया और मैं दोकिनवस्तों की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ जाता। एक जगह 2 रास्ते फूट रहे थे मतलब 2 रास्ते निकल रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता चला कि लंगोर का रास्ता दाहिने वाला था। फिर लौटकर उसी को पकड़ा। 4-5 बजे के बाद मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब तो वे पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात देर तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। लंगोर में वह अच्छी जगह पर ठहरे थे। यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। यजमान का मतलब जिनके घर धार्मिक कार्य किए जाते हैं। पहले चाय सत्तू खाया गया। चाय तो आपको पता ही है कैसी होती है, और सत्तू का अर्थ है गेहूं के आटे से बना हुआ पदार्थ। रात को गर्मा गर्म थुक्पा मिला। थुक्पा भी एक खाद्य पदार्थ है। अब हम टिडरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। टापू वो स्थान होता है जिसके चारों ओर पानी होता है, मतलब पानी में से उभरा हुआ स्थान, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है टिडरी समाधि गिरी। समाधि वाली पहाड़ी, गिरी का अर्थ है पहाड़ी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। चीरी का मतलब फाड़ी गई,
कपड़ा फाड़कर तावीज बनाता था वो, तो उन्हें गंडे कहा जाता है। क्योंकि बोध गया से लाए, बोध गया बुद्ध धर्म से संबंधित है। बोध गया से वह कपड़ा लाता था। वो कपड़ा जब खत्म हो जाता था तो किसी भी कपड़े से वह तावीज बना दिया करता था। क्योंकि बोध गया से लाए गए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। गंडा क्या होता है? मंत्र फूंक कर बनाया गया गांठ युक्त कपड़ा। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की। भरिया का मतलब भार ढोने वाला, भार उठाने वाला, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर ढक लें तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जल रहा है। ललाट का मतलब माथा, मस्तक, और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। बर्फ मतलब बिल्कुल ठंडा। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचित टिडरी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार का मतलब बिना कुछ लिए वे मजदूरी करते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षुक भेजा जाता है। भिक्षु का मतलब बौद्ध धर्म का गुरु, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। वहाँ पर उसका बहुत मान सम्मान होता है। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नम से बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा वेश ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। तो आपको पता है कि लेखक तो भिखारी के वेश में था। भिखारियों का आदर सम्मान कौन करता है। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखी हुई पोथियां, ग्रंथ। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिडरी के गांव वहां से बहुत दूर नहीं थे। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो इसके साथ ही ये पाठ का कार्य हमारा समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।